करेंगे कि आप इसकी पृष्ठभूमि और इस चीज को आगे बढ़ाएं। अरुण जी। शुक्रिया, मतलब इतनी जल्दी आपने अरेंज किया, ये सब लोग आए साथ में मिलके। और अभी सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे कि ये सोशल जस्टिस जिसे बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि जब जस्टिस होता है, न्याय होता है, तो एक कम्युनिटी फॉर्मेशन में उसका रोल अच्छा होता है कि जब एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड होगी, और ट्रस्ट जब बिल्ड होगा, जब हमारे डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड। एक गांव में 15 केस चल रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वहाँ पे कम्युनिटी बिल्डअप तो वैसे ही अपने आप में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और समाज का परिवर्तन के लिए में वो जो हमारा मॉडल है, सब लोग हम जो कह रहे हैं कि पंचायत को स्ट्रेंथन करा जाए, वार्ड सभा को स्ट्रेंथन करा जाए। अब वार्ड सभा और ग्राम सभा तब तक स्ट्रेंथन होगी जब तक सबका एक समभाव नहीं आएगा उसके अंदर। और समभाव तभी आएगा जब हमारे डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन जो प्रोसेस है वो अगर कोर्ट में रहेगा, और कोर्ट में केस चलते रहेंगे, और वो 10-10 साल, 20-20 साल, 25-30 साल चलते रहेंगे, तो वहाँ पे संभाव आने का विचार नहीं होता है। तो हमने जो देखा आपसे कि पिछले 4-5-6 साल से जो तीसरी सरकार का अभियान है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस का विनीता जी कर रही हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर अथॉरिटीज आर, और जो प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई लोगों को पता नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं, और बिल्कुल भी अनभिज्ञता जो है अधिकारों की, वो एक अपने अपने बैरियर बन रही है। तो हमने कहीं ना कहीं चीजों को जोड़ना पड़ेगा कि हम जब ग्राम सभा की अवेयरनेस कर रहे हैं, तो ग्राम सभा में न्याय का क्या रोल है, बैठ के छोटे मोटे डिस्प्यूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो अगर हम देखें इसको, तो हमें थोड़ा सा इसको बैठ के देखना होगा डिस्प्यूट होते कौन कौन से तरह के हैं गाँव में, क्या पैटर्न्स हैं डिस्प्यूट के। अगर पैटर्न्स 5-6 तरह के पैटर्न्स हैं जो रिपीट होते हैं, यूपी के एक तरह के डिस्प्यूट हैं, पंजाब के दूसरे तरह के डिस्प्यूट हैं, या स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट है, उसको अगर हम देखेंगे उसकी कैटेगरी कितनी हो सकती है, डिस्प्यूट की कैटेगरी में कितनी हो सकती है, और कौन कौन से डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्वेबल है एट पंचायत लेवल, एंड कौन कौन से डिस्प्यूट जो है जो काफी डिफिकल्ट है। अगर उनको भी हम सेपरेट करें, तो जैसे होता है 10 ग्राम के डिस्प्यूट है, 100 ग्राम के डिस्प्यूट है, या 1000 ग्राम के डिस्प्यूट है। और 10 ग्राम और 100 ग्राम के डिस्प्यूट पंचायत रिजॉल्व कर ले, तो कोर्ट का लोड भी खत्म हो जाएगा। जो 4 करोड़ केसेस वगैरह हैं, कभी जजिस से खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जज जो भी निर्णय लेता है, जब तक आपस में भावना नहीं बदलती, तब तक वो निर्णय हो तो जाता है, पर निर्णय के बाद उसका अमल होना उसके ऊपर मुश्किल हो जाता है। तो हमने चलो डायलॉग तो शुरू करते हैं इस आज के मीटिंग में। उसके बाद देखें कौन कौन से संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही हैं इंडिया में। कुछ संस्थाएं जेल के ऊपर काफी काम कर रही हैं कि जेल में जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर। हम प्रेम जी फाउंडेशन में मैं सुन रहा था, तो वहाँ पे ओपन जेल सिस्टम राजस्थान में था एक जमाने में, उसमें एक ही स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया था ओपन जेल सिस्टम। तो इस बारे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अभी हम मेरे पास पूरी नॉलेज नहीं है। मैं यही कहा था कि जो जो नॉलेज हमारे पास है ग्रुप में, इंडिविजुअल नॉलेज जो जो है, अगर हम शेयर करते हैं तो क्यूमुलेटिव नॉलेज बनती है ग्रुप की, और फिर बाद में कोई एक अच्छा डायलॉग और कुछ रिसर्च सेटअप कर सकते हैं, जिसमें इन चीज़ों के बारे में और अच्छी चीज़ें निकल के आए। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। हम सुनना चाहूँगा बाकी लोगों के विचार। बहुत अच्छा आपने शुरुआत की अरुण जी ने। अरुण जी मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में है, और सॉफ्टवेयर कंपनी है इंटेलेक्ट डिजाइन, जो इस समय इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में जिसका नाम है, उसके चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसके। ये एक पक्ष है, लेकिन उससे बड़ा पक्ष है कि सामाजिक सरोकार का जो है मिशन समृद्धि के रूप में एक कैंपेन समझने, एक अभियान जो है वो उनका पूरे देश में चल रहा है, और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता उससे जुड़े हैं। तीसरी सरकार अभियान भी उसका एक हिस्सा है, और हम सारे लोग उस सब मिल करके ज्वाइंटली उस काम में लगे हैं। तो अरुण जी का जो कंसर्न है या उनकी जो चिंता हमेशा है, उसे आपने सुना और देखा कि किस तरह उन्होंने इसमें पहल की, और जिसके कारण आज ये
कार्यक्रम यहाँ पर हो पा रहा है। जहाँ तक अरुण जी ने जिन दो विषयों को रेखांकित के मुख्य रूप से उठाया है, एक तो गांव के विवादों का गांव में निपटारे को लेकर के लंबी परंपरा रही है देश में, आप सब लोग उससे परिचित हैं। मैं सिर्फ कुछ रेफरेंसेस दे रहा हूँ आपको जो चर्चा में सहायक होगा कि वास्तव में पंचायतें जो थी वो तो पंचायत तो न्याय संस्था ही थी। जहाँ न्याय के लिए लोग बैठते थे उसी को पंचायत कहा जाता था। पंचायत और न्याय का बड़ा गहरा रिश्ता था, वो तो अन्योनाश्रित थी पंचायत और वो। बाद में पंचायत डेवलपमेंट का हिस्सा बनी, डेवलपमेंट के काम में लगी, लेकिन शुरू में तो न्याय संस्था ही थी। और यही वजह है कि जब इसे कानूनी रूप दिया गया अंग्रेजों के समय में, उससे पहले तक ये न्याय संस्था के रूप में ही मुख्य रूप से देश में काम कर रही थी। 1920 में जब इसे कानूनी रूप दिया गया पंचायतों को अंग्रेजी जमाने में, तब भी 2 पंचायतें बनाई गई थी। जितने प्रांत थे उस समय 12 प्रांत थे। 12 प्रांतों के जो एक्ट बने, सभी एक्टों में न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों रखी गई थी। कभी भी एक ही नहीं थी, बल्कि न्याय पंचायत न्याय का काम करेगी और ग्राम पंचायत विकास का काम करेगी। ये मान करके शुरुआत की गई थी और सभी प्रांतों में ये था। आजादी के बाद कई प्रांतों ने इसको धीरे-धीरे, प्रांत जो राज्य बने, तो कई राज्य हो गए, तो राज्यों जब राज्य बने तो उनके अपने कानून वो बनने लगे, जो उनके राज्य के अपने विधानसभाएं जो एक्ट बनाने लगी, कानून बनाने लगी। उसमें जो पंचायती राज एक्ट थे, उसमें कई जगह न्याय पंचायतों को आउट किया गया। लेकिन आज की तारीख में भी लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर न्याय पंचायतें आज भी किसी न किसी रूप में हैं। जिसमें सबसे सशक्त जो है वो बिहार की है, जिसे ग्राम कचहरी हम कहते हैं, ग्राम कचहरी के रूप में है। और वो सिर्फ इसलिए सशक्त है कि वहां पर वो मतलब काम कर रही है, वो एक्टिव है, एक तरह से गतिशील है। वहां पर नियमित चुनाव हो रहे हैं उसके, और वो काम कर रही है। उसको इंडियन पेनल कोड की लगभग 40 धाराएं उसके अधीन है, ग्राम कचहरी के। उत्तर प्रदेश में थी, वो हट गई, उत्तर प्रदेश ने 2017 में उसको खत्म कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी है, अदालत पंचायत उसके एक्ट में है। और अभी चुनाव नहीं हुआ उसका, अदालत पंचायत का, ग्राम पंचायत का हो गया, अदालत पंचायत का गठन नहीं हुआ है, वो इंतजार में है, वो लोग करेंगे। ऐसा बार बार वहां से हो रहा है। पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तराखंड में है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में वो ग्राम न्यायालय के रूप में है। एक ग्राम न्यायालय है जिसको लेकर के आज की तारीख में जो भारत की संसद ने ग्राम न्यायालय एक्ट पास किया है 2008 में। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का ग्राम न्यायालय अधिनियम है, और वो पहले मध्य प्रदेश का भी था, ये पंचायत व्यवस्था के तहत है। और वो जो है वो तो न्याय व्यवस्था के तहत है, तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगा, जो 2008 का एक्ट है। इतना ही नहीं, बल्कि एक और संज्ञान के लिए कि बड़ा महत्वपूर्ण है विजय लक्ष्मी जी के संज्ञान के लिए भी, कि 2009 में भारत सरकार की तरफ से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में। वो है न्याय पंचायत एक्ट का, न्याय पंचायत अधिनियम के लिए। पूरे देश में न्याय पंचायतें काम करें, इसके लिए पार्लियामेंट की तरफ से एक एक्ट बनाने की पहल हुई थी। और उसमें लॉ मिनिस्ट्री में बाद में भेजा गया था, वही फाइल फंसी थी और बाद में स्टैंडिंग कमेटी के पास चली गई थी लोकसभा के। आज भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है और आज भी वो जीवित विषय है, वो अभी मरा नहीं है, अभी भी वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। और वो ड्राफ्ट मैं बीच में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसको देखने के बाद लगता है कि बहुत अच्छे तरह से सोच करके वो अधिनियम जो है वो प्रस्तुत किया गया है, वो विधेयक प्रस्तुत हुआ है अधिनियम का भारत सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में। लेकिन अभी वो वहाँ स्टैंडिंग कमेटी के पास है। खैर, तो ये एक तरफ तो ये है जो मैं दे रहा था, जिसका कानूनी या संवैधानिक प्रोसेस में भी ये चीजें चल रही हैं, और ये मेरे ख्याल से महामहिम के संज्ञान में भी आना चाहिए। प्राय मुझे याद है कि जब मेरे एक ग्रामीण विकास मंत्री के सामने इसको रखा, तो उनको नहीं पता था कि इस तरह का एक्ट है जो वो है। उस समय पंचायती राज तोमर साहब के सामने रखा था। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है किस तरह का एक्ट नीचे है और अभी भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो अगर ये चीजें नए सिरे से उठाई जाएंगी, वो
दूसरा ये जो मुकदमों की बात हो रही थी, निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी बात है। जब 3 करोड़ मुकदमों की बात हुई थी, उस समय मैंने पूरा सर्वे किया था इसका और पूरे सरकारी रिकॉर्ड को ही देखा था। तो सबसे ज़्यादा ये था कि उसमें से 60% मुकदमे वो थे, जो ऐसे मुद्दों से या ऐसी चीज़ों से निकल कर के आए थे। 60% मुकदमे जो पेंडिंग केसेस थे, जिसमें रेवेन्यू के केसेस बहुत ज़्यादा थे और आपस में पारिवारिक झगड़े या दूसरे इस तरह के थे, जो उस समय रिकॉर्ड में थे। और वो ऐसे थे कि वो गाँव से ही उभरे थे, कहीं ऐसी ही जगहों से उभरे थे और वो बड़े झगड़े का रूप लिए थे और बाद में ऊपर की कोर्टों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें कई परसेंटेज के, कई हिस्से के उसमें पहुँचे थे। तो निश्चित रूप से और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा था, क्योंकि उसमें एक निकला था कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं, उसमें 24% केसेस जो हैं, अकेले उत्तर प्रदेश के थे, 24% केसेस। और बिहार जहाँ ग्राम कचहरी काम कर रही थी, वहाँ मात्र 6% केसेस थे। बिहार के सिर्फ 6% थे और उत्तर प्रदेश के 24% थे। ये सारे रिकॉर्ड निकल करके उस समय आए थे। और ये उस समय मैंने तो उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में यहाँ के चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको लिखा था और निवेदन भी किया था कि न्याय पंचायतों को फिर से तीसरी सरकार अभियान की तरफ से किया जाए। खैर, अब वो विषय नए सिरे से उठा है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जो दूसरी बात उठाई गई है जेलों को लेकर के, निश्चित रूप से उस पे महामहिम ने काफ़ी गंभीर टिप्पणियाँ की हैं उस जेल को लेकर के। वो एक बड़ा क्षेत्र है। तो एक तो जो जिसे हम सस्ता और सुलभ न्याय कह रहे हैं बार-बार कि गाँव के स्तर पर, और दूसरा ये कि इस चीज़ पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट, हाई कोर्ट के कई जजमेंट इसके फेवर में ऑलरेडी स्टैंड कर रहे हैं, ऑलरेडी पड़े हैं। समय आने पर वो सारे रिकॉर्ड, मेरे पास तो बहुत सारा रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें वहाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं, सामने सबके लाई जा सकती हैं और उसको उस तरह से किया जाए। लेकिन एक तीसरा पक्ष है जिसको अरुण जी कह रहे थे कि गाँव के लोग खुद अपने विवाद को गाँव में निपटा रहे हैं सरल तरीके से। वो कोई न्याय पंचायतें हों या उसका कोई संवैधानिक या अधिनियमगत स्वरूप हो, ये एक ठीक है, ये होने से शायद एक बेहतर स्थिति बनेगी। लेकिन एक और अनौपचारिक रूप से बहुत सारी जगहों पर ये प्रयास हो रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में और दूसरे क्षेत्रों में भी। और अंतिम चीज़ जो मुझे जोड़नी थी इसमें, जो अरुण जी ने कहा कि पेशा कानून। पेशा कानून के अंतर्गत तो ग्राम सभाओं को ये अधिकार ही है कि वो अपने गाँव के विवादों का निपटारा स्वयं करेंगे। मतलब वहाँ पर उनको पूरा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है एक तरह से अधिनियम के अंतर्गत। तो वो वहाँ प्राप्त है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको इकट्ठा करके, जिनको एक तरह से अध्ययन करके जैसे कह रहे हैं कि उसको लेकर के इस चीज़ को बहुत मज़बूती के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं सिद्धार्थ त्रिपाठी जी से निवेदन है कि इसको आगे बढ़ाएँ। सिद्धार्थ त्रिपाठी जी। सबसे पहले तो आपको इस आयोजन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जैसा अनुभव आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने बताया है, चूंकि वो हमारे ही राज्य के राज्यपाल के तौर पे अपने अनुभव को और बगल के पड़ोसी राज्य उड़ीसा में अपने जीवन के अनुभव को साझा कर रही थी, तो इस तरह का अनुभव कई बार हम लोगों को भी हुआ है। और मैंने प्राण साहब से, अरुण जी से अपने प्राइवेट डिस्कशन में हम लोगों ने कई बार इसको मैंने अपने लाइफ के एवोल्यूशन के तौर पे भी साझा किया है कि किस तरीके से हमारे यहाँ आदिवासी सिस्टम में स्वशासन की व्यवस्था है, और दूसरा जो जेलों में गरीब लोग जाते हैं और कई बार अवेयरनेस न होने से या गरीबी की वजह से वो वहाँ पे लंबे समय तक पड़े रहते हैं। तो दोनों बिंदुओं को मैं अलग अलग तरीके से देखूंगा। पहले मैं पॉजिटिव साइड देख आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि मैं एक ट्राइबल राज्य में अभी काम कर रहा हूँ, झारखंड में, तो झारखंड में आज भी 6 महत्वपूर्ण आदिवासी स्वशासन व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। ये सदियों पुरानी हैं और 6 मेजर आदिवासी स्वशासन व्यवस्थाएं हैं झारखंड में। एक खड़िया आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है जो हमारे यहाँ सिमडेगा और पार्ट ऑफ गुमला में चलती है। भुइंयरी है जो उरांव समाज में चलता है। मुंडा क्षेत्र में चलता है। हो क्षेत्र में कोल्हान में अलग स्वशासन व्यवस्था है। फिर संथाल परगना में 2 आदिवासी समाज है। एक तो संथाल आदिवासी हैं, उनकी अपनी स्वशासन व्यवस्था है, और दूसरा पहाड़िया समाज का है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो इन विषयों से अवगत नहीं है, उन्हें आश्चर्य होगा
कि जिस तरीके से आज हम अपने लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, इन गांवों में जो आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था है वो भी कमोबेश उसी तरह की है। लेकिन कितनी सुंदर है वो आप जान के आश्चर्य होगा कि सबसे पहले पारिवारिक मामले, जमीन जायदाद के, पर्व त्योहार के छोटे मोटे झगड़े, अवैध संतान, यौन अपराध, इस तरह के तमाम मामलों में ये मामले पहले गांव स्तर पे हल होते हैं। इसका कई नाम है, मुंडा मानकी, माझी परगनैत की व्यवस्था, ये तमाम जो मैंने 6 स्वशासन व्यवस्थाएं बताई, अगर आप डिटेल में पूछेंगे तो मैं अलग से आपको अवगत कराऊंगा। पहले गांव स्तर पे होती है, वहां अगर नहीं माना जाता है तो फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे लिया जाता है, जो 12-15 गांव के ऊपर एक व्यवस्था होती है जिसको देश माझी या मानकी सिस्टम हमारे यहाँ बोलते हैं। मुंडाओं में पढ़ा की व्यवस्था है, हमारे यहाँ 22 पढ़ा हैं, तो पहले गांव स्तर पे मुंडा और फिर पढ़ा स्तर पे, और फिर 22 पढ़ा के ऊपर भी एक व्यवस्था है जिसको राजा बोलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट आप कह लीजिए, वहां पे जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अधिकांश मामलों में तो ये सही है कि आर्थिक दंड लगा करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जहां पे मामला थोड़ा टिकलिस हो और अपराध थोड़ा गंभीर प्रकृति का हो, वहां पे एक हमारे यहाँ प्रथा है जिसमें बिटलाहा बोलते हैं, जिसमें उस व्यक्ति के चूल्हे को तोड़ दिया जाता है, जानवर को भी वहां से खोल करके बाहर कर दिए जाते हैं, घर को तोड़ दिया जाता है और उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। तो ये हमारी स्वशासन व्यवस्था हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है, जिसके बारे में आप चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें या महाभारत के शांति पर्व को देखें, या अभी भी आदिवासी समाज में ये चली आ रही है। लेकिन ये बात सही है कि अंग्रेजों के आने के बाद अधिकांशतः देश से ये व्यवस्था तार तार हो गई, और हम जो नई व्यवस्था है जिसमें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है, और सही ही कहा गया गांव में कि इन लोगों के चक्कर में पड़ने से समाज बर्बाद होता है। तो हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, अब मैं आपका ध्यान वर्तमान की ओर ला रहा हूँ, जहाँ पे काम करते हैं वहां भी हम पाते हैं कि गांव को एक साथ बैठाना मुश्किल होता है अगर उस गांव में के मामले पुलिस और न्यायालय के पास हों तो। खास करके जिस गांव में थोड़ा सा ज्यादा ही लिटिगेशन हो, उस गांव को एक साथ ग्राम सभा में बैठाना मुश्किल होता है। तो चूंकि हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ मेन धुरी हमने अपने परिवर्तन की बनाई है गांव का को एक साथ बैठने की, तो जो ही गांव 2-4-5 महीने साथ बैठता है तो इसकी नीड अपने आप आ जाती है, और आसानी से इस चीज को हम लोग हल भी कर पाते हैं कि इस मामले को हम लोग कोर्ट से बाहर ले लें। तो जो लगभग 57 विलेजेज में हम लोगों को सफलता मिली है, खूंटी और रांची में या पार्ट ऑफ पलामू के हुसैनाबाद में, वहां पे अधिकांश गांव में, अब शायद 2 या 3 ही गांव ऐसे हैं जहां के मामले कोर्ट में रह गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है गांव में समरसता ले आने के लिए, सहकार की भावना ले आने के लिए, सहयोग को स्थापित करने के लिए, कि उनके मामले न्यायालय में अनावश्यक न रहें, और उसको सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से गांव समाज उसको हल कर ले। तो मेरा ये मानना है कि आज जो केसेस का लोड है, निश्चित तौर पे इसे किसी भी तरीके से हल नहीं किया जा सकता है वर्तमान पद्धति में। ये कहना कि हम न्यायालय के कमरे बनाएंगे, जजेस की संख्या बढ़ाएंगे, बजट ज्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन न्याय मुझे नहीं लगता है कि आप सुलभ करा पाएंगे इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि जैसे जैसे कुछ मामले सुलझेंगे भी तो वैसे मामले आएंगे भी, अगर हम नीचे से मूल मुद्दों को एड्रेस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इस चीज को, अब यहाँ पे एक भेद हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग पहली बार बैठे हैं, कि इसको न्याय पंचायत, क्योंकि यूपी में जो न्याय पंचायत की पुरानी व्यवस्था थी जो वर्तमान एक्ट में नहीं है, उसमें एक ब्लॉक में 2-3 न्याय पंचायतें होती थी, तो वो 8-10 ग्राम पंचायतों के ऊपर न्याय पंचायत रखे वो। तो ये सब ब्यूरोक्रेटिक तरीका है। मेरा मानना है कि नाम तो रख देते हैं एक्ट में या अपने सर्कुलर्स में, लेकिन ये कई बार गांव के स्पंदन से दूर रहती हैं ऐसी व्यवस्थाएं।
मुझे लगता है कि इन व्यवस्थाओं को ग्राम सभा के लेवल पे ले आना चाहिए, जहाँ पे पंचायतों में ज्यादा गांव हैं, वहाँ ही पंचायत लेवल पे नहीं, और न्याय पंचायत तो बिल्कुल ही नहीं। तो प्राण साहब सहमत होंगे कि यद्यपि बिहार की ग्राम कचहरी के बारे में हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं, तो जहाँ कुछ भी नहीं है वहां कुछ है, तो इस मामले में हम ताली बजा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी काफी सुधार की गुंजाइश है, और इस पे हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। दूसरा, जो जेल के संबंध में महामहिम का स्टेटमेंट था, वो इसी से जुड़ा हुआ है। बस ये है कि चूंकि न्याय सुलभ नहीं है, न्याय बहुत खर्चीला है, और खर्चीला होता जा रहा है पिछले 75 साल में लगातार। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे जैसे लोग जो सेवा में हैं, उच्च पदों पे भी हैं, भगवान न करें अगर किसी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए, तो हम में से कितने लोग सिब्बल साहब को या साल्वे साहब को एंगेज कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। पूरे जीवन का आपकी सेविंग उतनी नहीं होगी जिनकी उनकी एक हियरिंग का चार्ज होता है। तो जब न्याय इस कदर इस दिशा में हमारे यहाँ हमारे देश में जा रहा हो, तो हमें जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसमें सिर्फ लीपापोती करके कुछ प्रयास करें, या कुछ ऐसा इनोवेशन करें जो इस व्यवस्था को दुरुस्त ही ना करे, बल्कि आगे आने वाली चीजों को भी सस्टेनेबली एड्रेस कर सके। तो इसके लिए मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है वो ग्राम सभा की ओर, न्याय की व्यवस्था को ले जाने की ओर कहता है। ठीक है, इसमें बहुत गंभीर मुद्दों को हम इससे बाहर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी डरने की बात नहीं है। गंभीर मुद्दों पे भी हमारा समाज बेहतर निर्णय ले सकता है, खास करके तब जब आप पंच, जो हम कहते हैं पंच परमेश्वर, अगर पंच का चुनाव दोनों पक्षों की सहमति से हो, न कि जो परमानेंट पंच है। अगर गांव में आप परमानेंट पंच कर देंगे तो संभव है कि वो किसी एक व्यक्ति या एक पक्ष का हितैषी हो, रिश्ते में हो, तो उस पर दूसरे पक्ष का विश्वास न हो। लेकिन अगर हम लोग जहां गांव में काम करते हैं वहां पे ग्राम सभा को हम एक पावर देते हैं, गांव के लोगों को रादर, क्योंकि वो ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य हैं, कि अगर दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा है तो दोनों की सहमति से ग्राम सभा में 3-4 लोग पंच चुने जाते हैं, और चूंकि दोनों पक्षों की सहमति रहती है, इसलिए वो जो निर्णय लेते हैं उस पे दोनों को विश्वास होता है, और वो निर्णय सबके हित में होता है। तो यही चीज कह के मैं अपनी बात को आज बंद करूंगा, और मैं चाहूंगा कि और भी अगर कुछ सुझाव आए तो मैं उनको सुनना चाहूंगा, ताकि हम लोग जिन गाँव में काम कर रहे हैं वहां पे उनको हम लोग उनसे सीख करके कुछ बदलाव ला सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सिद्धार्थ त्रिपाठी जी झारखंड में हैं, वहाँ प्रशासनिक सेवा में हैं, और रूरल डेवलपमेंट में कमिश्नर रहे हैं, और अभी काफी इन्होंने जैसे बता रहे हैं कि लगभग 50 से अधिक गांवों को लेकर के प्रयोग कर रहे हैं, और वहाँ पर स्वावलंबन और स्वराज, इसको लेकर विशेषकर स्वावलंबी गांव व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच में राम बहादुर राय जी भी हैं, और वो भी इस समय हैं हमारे बीच में, उनको हम लोग सुनेंगे बहुत विस्तार से। विजय लक्ष्मी जी से फिर से निवेदन है। विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी का। सर, ये मैं सहमत हूँ सर, आप लोग जो बोल रहे हो, और जो मैडम का तो हमारा, so I belong to the same place where she belongs to, so तो ये जो बोल रही है प्रॉब्लम हमारे जेलों में देखा जाता है। तो इस सिलसिले में आपसे जब बात हुई, उससे 2 दिन पहले हमारी प्रभु जी से बात हुआ था। प्रभु प्रसन्ना जी यहाँ पे है, उड़ीसा हाई कोर्ट की लॉयर है, और मैं अनुरोध करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा बिंदु पे चर्चा किया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इफ प्रभु जी कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग, हाँ जी, प्रभु प्रसन्न जी यहाँ पे है, बहुत सारे प्रकार के अंडर ट्रायल्स या लोग रहते हैं जो उसको न्याय नहीं मिल पाता, तो इनको कैटेगराइज किया हुआ है, और उस हर एक कैटेगरी को हम कैसे उसको करें, और कैसे हम इंटर्नशिप माध्यम से उनको बेल दिलाएं या उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। ही शेयर्ड सम ब्यूटीफुल आइडियाज। मैं अनुरोध करूंगी कि प्रभु प्रसन्ना जी अगर वो सब आइडिया यहाँ पे बताए तो अच्छा रहेगा। प्रभु जी, आर यू देयर इन दी? सो इस विषय पे 2010 से लेके हम लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। जैसे आवर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, during his tenure he has taken active step for reducing the number of under trial prisoners and effectively implementing the national legal mission. तो उस पे क्या हुआ था, हर एक राज्य में
5-member committee बना था. The committee mostly comprising of the High Court judges and the member secretary of legal service, state legal service authority, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर के होते हैं. और सौभाग्यवशत मैं तब लॉ के फाइनल ईयर में था. आई वाज वन ऑफ द इनफैक्ट ओनली स्टूडेंट मेंबर. तो तब हम लोग जेल में जितने भी सारे उड़ीसा में बहुत सारे जेल हम लोग विजिट किए थे, और वो कमिटी अभी भी है. तो ये एक बैकग्राउंड हो गया. और संक्षिप्त में अगर मैं कहना चाहूँगा तो वी हैव कैटेगरिकली divided the UTPs into 4 categories. बहुत सारे, जैसे one issue we had taken, that is how to reduce the number of under trial prisoners. जैसे सरकार को बहुत दिक्कत आता है अंडर ट्रायल प्रिजनर जब बढ़ जाते हैं और उनका डिले इन ट्रायल होता है, और उस वजह से बहुत दिक्कत आता है. इसी वजह से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के नंबर्स को कैसे अगर रिड्यूस किया जाए, उसके ऊपर बेसिकली हम लोग तब फोकस किए थे. तो जैसे कि 4 कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड किए थे. फर्स्ट कैटेगरी इज देयर आर सम पर्सन्स इन द जेल, दोज हु डू नॉट नो और दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड बेल, जिसके तहत वो जेल से बाहर आ सकते हैं. सेकेंड कैटेगरी है जो कि उनको बेल के बारे में पता है, उनका बेल एप्लीकेशन फाइल हुआ है, और लेकिन उनका बेल एप्लीकेशन हियरिंग नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन आ नहीं पा रहा है. Am I audible? Yeah. So this is number 2. Number 3 is there are some persons inside the jail where the bail application has been filed, argued and allowed. But जैसे कि आप जानते हैं कि बेल एप्लीकेशन अलाउ होने के बाद एक श्योरिटी बेल बॉन्ड दिया जाता है. They are not able to file the bail bond because of their financial problems, because of their social problems, or the bail bond which has been awarded or directed to be furnished by the courts are not reasonable in view of their social, economic, cultural standard or status. Fourth category, which is very peculiar, we have found a few persons inside the jail, those who do not want to leave the jail, those who do not want, जो जेल से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं. बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे आप कुछ समय पहले बोल रहे थे, बहुत छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस में जब उनको कुछ दिनों में या फिर 1-2 दिन में या फिर 1 महीना में बेल हो जाना चाहिए, वो उनको बेल वो चाहते ही नहीं है. तो इसके ऊपर हम लोग विस्तार से बात कर सकते हैं. तो ये जो समस्या है, मैं सब्सिक्वेंटली अभी भी हम लोग जेलर, जेल सुपरिटेंडेंट इन लोगों से बात कर रहे हैं. ये इसका एड्रेस करने के लिए जो ताल्लुक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, जो व्यवस्था है स्टेट लेवल में और अपने हाई कोर्ट के अंदर, इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन द एजेंसीज एंड द एग्जैक्ट इशू दैट इज द इनसाइड द जेल. कहीं ना कहीं एक गैप हो रहा है. तब हम लोग एक सजेस्ट किए थे जे वी कैन यूज द स्टूडेंट्स, especially the students of law colleges or the students of management, to be the bridge between the system and the jail or the जहाँ पे exact issue हो रहा है, और and the legal service authorities as well as the advocates. प्रॉब्लम अगर मैं बस संक्षिप्त में ये बताऊं, ऐसा होता है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो कि काफी सीनियर हैं. उनके पास मैटर भेज दिया जाता है, वो तो मना नहीं करते हैं, फाइल हो जाता है और फॉलो अप नहीं हो पाता है. अगर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप करते हैं या फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो कि आजकल लीगल सिस्टम मैनेजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उनको भी लिया जा रहा है वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एज लीगल कोर्ट मैनेजर्स, तो उनको अगर इंटर्नशिप का प्रावधान दिया जाए. अभी रिसेंटली last week we have recruited 2 law students in our Bhubaneswar jail to find out the statistic, so that they will become the bridge. They will work as a facilitating persons between the legal service authority as well as
the advocates, those who are dealing with the bail applications. उससे क्या होगा, एक रोटेशनल बेसिस में कुछ हद तक जेल से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचेगा और वो इंफॉर्मेशन को आगे फॉलो अप करके कोर्ट में डिफिकल्टी होता है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड पर्पज में सब कुछ रह जाता है, लेकिन कोर्ट में उनका मुकदमा ठीक तरीके से पेश नहीं हो पाता है, इस वजह से समस्या आता है. सो दे कैन be a bridge and they can follow up the advocates or the senior advocates, those who have been engaged by the मेरा जो मोबाइल है ना चार्जर पर लगा दीजिए, वो शायद खत्म हो गया. जी 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 प्रभु जी. यस. तो ये एक छोटा सा प्रयास हमने किया था 2011 में, और अभी कुछ कुछ हो रहा है बट इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है. बट नाउ, तब मैं स्टूडेंट था, आज अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे ऑफिस में और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, या फिर वी गो टू वेरियस लॉ कॉलेजेस फॉर टेकिंग देयर सेशंस. तो हम लोग स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं वॉलंटियरली, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी विद हिज सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन. तो ये एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है, अगर इसको किसी भी व्यवस्था के तहत कॉलेजेस को, तब भी हमने चिट्ठी लिखा था यूनिवर्सिटीज को, अगर एक कोर्स के तहत एक पॉइंट्स या फिर मार्क्स के अंदर उसको डाला जाए, तो बच्चे भी सीखेंगे, उनका इंटरेस्ट भी रहेगा और बहुत कुछ हो सकता है. ये मेरा सुझाव है, और इसके ऊपर डिटेल डेटा भी मेरे पास है. हम लोग उसके ऊपर अगर आगे जाके डिस्कस करेंगे, वी कैन हैव अ डिटेल्ड डेलिब्रेशन ऑन दैट. धन्यवाद. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभु जी. जो दूसरा पक्ष था, एक पक्ष तो गांव में विवादों के हल होने का था, जिस पर अब तक चर्चा हो रही थी. आपने दूसरा पक्ष जो जेल में है और जेल में जो, और उनकी जो 4 कैटेगरी आपने बताई, बहुत सारी उससे तस्वीरें, और लगभग यही चर्चा महामहिम के भी भाषण में था. वो ये सारी चीजें लगभग प्रकारांतर से वो कह रही थी. हमारे हाँ जी. बीच में दिमाग में जो बातें आ रही थी वो बताना चाहूंगी, मेरा जो लिमिटेड अनुभव रहा इस पे. एक तो मैंने भी ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसका मेरा बड़ा बृहद अनुभव यह रहा कि वो जब हमारे सामाजिक स्तर पे, जब हम ग्राउंड पे उनको लेकर के जाते हैं जो कि नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पर एक मतलब एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, एक मैंडेट बना हुआ है. अब मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि अगर ग्राम सभा के साथ उसको भी लिंक किया जाए, ग्रामीण परिवेश में लीगल सर्विस अथॉरिटी के जितने भी जो टीम बनी हुई है, और मैंने बहुत जगह देखा है कि जहाँ एक्टिव हैं अथॉरिटी के लोग जो हैं, वो अपने साथ साथ, जैसा अभी प्रभु ने बताया उड़ीसा से कि लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये इंटर्नशिप के लिए आना चाहते हैं और आना भी चाहिए, तो बहुत लीगल सर्विस अथॉरिटी को मैंने देखा है कि वो अपने साथ में जोड़ते हैं, और मतलब ये स्टूडेंट्स जो है उनके साथ बड़ा संस्थागत रूप में काम करते हैं. उनको भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलता है. तो ये आइडिया अच्छा है कि इसमें यदि हम उस मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं अभी अगर जोड़ दिया जाए लोकल. मुझे एहसास हुआ कि कर रहे हैं कि किसी को मदद लेनी है, आओ हमारे पास, तो ऐसा नहीं होगा. उनको मतलब उठ करके जो जाना है, और उतने लोग नहीं होते हैं, तो मतलब उसमें हम एक स्केल क्रिएट करने की बात कर सकते हैं. लेकिन दूसरा ये है, जो दूसरे पक्ष की बात कही गई, तो उस पे मुझे यह लगता है कि जो एक ओपन जेल की बात बहुत मतलब कई कुछ कंट्रीज में है भी इस तरह के रिफॉर्म, और वहाँ पे सोशल वेलफेयर एंड सोशल वर्क के यूनिवर्सिटीज का भी रोल आ जाता है. मैंने यह भी देखा है कि कहीं कहीं पे मतलब हमारे जो जेल एक्ट के साथ साथ जो पूरे प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, दिल्ली में भी जब मैं सोशल वेलफेयर में थी, प्रोबेशन ऑफिसर्स का यह रोल होता था कि यह देखना कि नहीं समय पे जो है अंडर ट्रायल्स जो हैं कि उनको बेल मिलना, और फिर जो है वो अगर ओपन रिफॉर्म सिस्टम में ला सके. लेकिन इन सब पे कहाँ पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन पे मैं दोबारा जाऊंगी कि किसकी भूमिका हो सकती है. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, हर जगह ह्यूमन राइट कमीशन आंकड़ों की हम बात करते हैं, तो इन आंकड़ों पे कहीं ना कहीं यदि साथ में अगर ये अकाउंटेबिलिटी की बात भी मैं जो कहती हूँ कि वहां से अगर शुरू हो जाए, तो 2 इंस्टीट्यूशन मिलकर के ह्यूमन राइट कमीशन और
लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि हर स्टेट में सकते हैं इन मुद्दों पे काम करने की, क्योंकि जैसा सब लोगों ने कहा कि काम करने की आवश्यकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसे इसको हम मतलब अभी के इंस्टीट्यूशनल सेटअप में लेके आए। तीसरा जो पक्ष में कहना चाहूंगी वह है जो जागरूकता की जो बात होती है, तो मतलब सामाजिक जागरूकता की जब हम बात करते हैं और ग्राम सभा की जब हम बात कर रहे हैं कि वह एक न्याय पंचायत के रूप में कार्य करे, जो कि कोई चुने हुए सदस्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरा ग्राम सभा यदि वह एक ओपन एक फोरम के रूप में काम करे, जहाँ पे चीजें जो हैं, जो विवाद जेल जो कानून व्यवस्था में जा रहा है जा ही नहीं, या कानून व्यवस्था के बाहर उसका समाधान हो जाए। तो यहाँ पर एक सोशल सैंक्शंस की जो पहले भूमिका होती थी उसको वापस लाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज की तारीख में जैसे सोशल सैंक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। पता है कि कोई चोर है, कोई डकैत है, मतलब दूसरे रूप में, मतलब अनेक व्यभिचार के रूप में, तो यह पता है, लेकिन लोगों के अंदर इतना ज्यादा वो टॉलरेंस हो गया है ना कि वो लगता है कि ठीक है, तब जो सही आदमी है वो भले जेल के अंदर है, लेकिन जिसको पनिशमेंट मिलना चाहिए वो जेल के बाहर है, और क्यों बाहर है, वो खुलेआम घूम रहा है, उसके प्रति कोई भी सोशल सैंक्शन नहीं है। तो उसका, और पहले हम वही देखते थे कि वह एक जो है मतलब लोगों में वह भावना देखते हैं, यानी उसका फिर जब हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिविटी एक न्यूट्रलिटी होगी, जो गलत है वो गलत है, यह कहने की एक समाज में वह भावना जब तक पूरी तरह से जागृत नहीं होती है, तो उस सोशल सैंक्शन से जो हम एक जो हम देख रहे हैं कि नहीं, अपना प्रोफेशनल रूप में जो लोग कानूनी पेचीदगी में पड़े हुए हैं उससे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर यह कैसे ग्राम सभा के माध्यम से, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, वहां पे हम इश्यूज की बात करते हैं, हम एजेंडा की बात करते हैं, तो एजेंडा में यह भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्योंकि वो रास्ते में है। जी, मेरी आवाज कट रही होगी, तो बस इतनी बात मैं कहना चाह रही थी, ये 2-3 चीजें जो ध्यान में आई। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पृथ्वीपाल जी कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे, कुछ अपने विचार? पृथ्वीपाल जी। तो ये एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव यहाँ मैंने सुना है, और काफी इंफॉर्मेशन जो है, एक व्यू पॉइंट मुझे सुनने को मिला है। इसमें जो पंजाब है, पंजाब का जो एक चीज बताना चाहता हूँ कि पंजाब का जो गांव का टेम्परामेंट है, हम लोग टेम्परामेंट वाइज हम लोग सब स्टेटों से अलग है। ये चीज जो है ये नोट करने की बात है। यहाँ पे गांव में वी हैव ए फ्यूडल माइंड है, और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं वो जो बेचारे पिस रहे हैं। तो ये कुछ सालों से जब हमने एनालाइज किया कि ये इसको करेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि हम लोग गांव से ही उठे, गांव में पढ़ के ऊपर गए, तो इस चीज में अगर हमने ऐसा ऐसा देखा भी, एक बड़ा अच्छा कानून बना हुआ है पंचायत एक्ट, और उसके अंदर जो पावर है वो ग्राम सभा को काफी दी हुई है। लेकिन ग्राम सभा को अभी तक जो हम मेंटली देख रहे हैं, ये न्याय प्रणाली के हिसाब से नहीं, हम डेवलपमेंट के हिसाब से उसको देख रहे हैं कि ये जो ग्राम सभा है, गांव की डेवलपमेंट उनके हाथ में है, एंड उनको ये इकट्ठा होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम पंजाब का है, पंजाब में इसी एक इशू को लेके भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राम सभा एज पर दी पंचायत एक्ट, इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। दूसरी बात है कि पंजाब के अंदर ये जो अभी जितनी कह लो कि एनजीओ तो नहीं कहूंगा, जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं वो 90% अपना जो अगर शहरों में रह रहे हैं वो गांव से ही उठे और फार्मिंग बैकग्राउंड के हैं। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता विद द पावरफुल टूल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल नाउ, और पंजाब में हर लेडी के हाथ में, गरीब के गरीब बच्चे के हाथ में सेल फोन है,
तो पंजाब इज नॉट ए पुअर स्टेट, तो उसको लेके टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग वो जो गांव में लोगों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्चुअल डेवलपमेंट आप लोगों के हाथ में है और ये जो गवर्नमेंट है इससे अकाउंटेबिलिटी मांगो। तो इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं कि भाई आपको इनको अकाउंटेबिलिटी इनसे लेनी है। तो उसमें आहिस्ता 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 प्रोग्रेस हो रही है। कुछ गांव में जैसे मनरेगा है, उन लोगों ने डायरेक्ट बात करके अपने हाथ में यूथ ने ले लिया है। इसी तरह गांव में यंग सरपंच लड़के आ गए हैं, वो अब जानते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट को। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव अब लिया है कि वो अब ग्राम सभा की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और हमारा जो विजन है कि अगर वो एक दफा इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और वो एम्पावर हो जाते हैं विद नॉलेज, तो आहिस्ता आहिस्ता करप्शन की एलिमिनेशन बॉटम अप से स्टार्ट होगी। तो इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। बाकी आपने प्राण साहब आपने देखा ही है कि जो ग्राम सभा का ऑल इंडिया के ऊपर जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो तो आप जानते ही हो, क्योंकि जो 6.5 लाख गांव हैं तो एक्ट एक है, तो उसी एक्ट की अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो गांव एम्पावर हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो कह ले कि वो बॉटम अप डेमोक्रेसी की स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेता, बट पंजाब इज एक्सपेरिमेंटिंग a different approach because of their temperament कि वो अब अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। यूथ जो है, जब गांव का यूथ वो गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है कि हमने आपको चुना है, यू बेटर परफॉर्म, यू बेटर गिव अस दिस फैसिलिटीज। सो दिस डायरेक्शन में अभी यहाँ स्टार्ट हो गया है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जैसे प्राण सर, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप तो इनिशिएटिव लेने में बहुत माहिर है, आप इतना अच्छा तीसरी सरकार में लेते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर टेकिंग सच ए नोबल इनिशिएटिव। हम लोग भी कुछ दिनों से सोच रहा था, बट वो संकल्प में बना जब आपने फोन किया। तो अभी हम सोच रहे थे कि मिलेंगे वीकेंड पे प्रभु प्रसन्ना जी और मैं, हम कुछ ये करेंगे, बट ये उसमें और बल मिल गया। बहुत अच्छा था। मैं ये पूरा इशू को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगी। एक तो है रिफॉर्म, पहला इशू जो कि हम किसी ने बताया, मैडम ने बताया कि ह्यूमन वैल्यूज, और जैसे हमारी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है तो जो एक रिफॉर्म करे, जो सेल्फ गवर्नेंस बोल सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन जो भी हम करते हैं, ये रिफॉर्म ह्यूमन पर्सनालिटी में रिफॉर्म है, पहला मुद्दा है। दूसरा जो लीगल इंटरवेंशन, ये तो हम करेंगे, वो सस्टेनेबल है, वो होता रहेगा। और दूसरा मुद्दा है लीगल इनिशिएटिव, जो ऑलरेडी जेलों में है, ऑलरेडी क्राइम कर चुके हैं या जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं ऑलरेडी है, वो ऐसा 4 हम जैसे प्रभु जी ने बताया 4 तरह का है। 4 तरह में हम इंटर्न्स के जरिए, लॉ इंटर्न्स के जरिए हम उनको मदद कर सकते हैं। तीसरा जो आप करते हैं तीसरी सरकार पे, अवेयरनेस, तो ये लीगल अवेयरनेस भी हम कर सकते हैं कि ये अवेल करो, ये दो जो चीज पहले, जो पहला और दूसरा चीज अवेल करो, इसका एक अवेयरनेस हर जगह चले। और हम एक मैं आपको मेरा अनुरोध है कि अगर हम एक ग्रुप बना सके, एक नोमेनक्लेचर कुछ दे सकते हैं, जैसे सस्ता सुलभ न्याय है इसी नाम से, और कोई भी नाम से, जो एक ग्रुप है जिसमें सारे लोग, जिस तीसरी सरकार अभियान है ऐसी, उसमें इसमें एक सारे इम्प्लीमेंटेबल प्लान्स हो, और हम किस रूप में उसमें जुड़ेंगे और किस रूप में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है पॉलिसीज में, जैसे नेशनल लॉ स्कूल, स्टेट में जो लॉ स्कूल्स है आपकी सारे। आवाज ब्रेक कर रही है विजयलक्ष्मी। अभी सुनाई दे रहा है सर? अभी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, आप चलिए, सुनाई दे रहा है आपका। हाँ जी, अभी ठीक है? जी, हाँ हाँ आ रही है जी। तो जैसे मैंने ये इसको 3 पहलू में बांटा है, जैसे रिफॉर्म, ह्यूमन वैल्यूज, आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके तहत रिफॉर्म हो। लीगल इंटरवेंशन में जो प्रभु जी ने बताया वो 4 पहलू पे ध्यान दिया जाए, और हम इसमें मोडस ऑपरेंडी कर सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और तीसरा है लीगल अवेयरनेस, जैसे अवेयरनेस फैलाया जाए कि ये पहले और दूसरे चीज को लोगों में, एक तो कम्युनिटीज में, दूसरा जेलों में, कि ये हो।
तो मुझे लगता है बहुत हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे महामहिम ने बोला उस दिन कि बाहर बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन अंदर कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं बाहर कैसे आना है। ये बहुत हार्ट टचिंग था। और मैं मानती हूँ कि वी एज ए सिटीजन हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस इनोवेटिव एंड फॉर दिस नोबल कॉज। हमें जो भी बन पड़ेगा हम बिल्कुल करेंगे। वी शुड नॉट मेक पीपल लैंग्विश इन जेल्स जस्ट बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू गेट अ बेल और दे डोंट हैव wherewithal टू गेट अ बेल। सो हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम इसके लिए करेंगे। आप आप मतलब यहाँ पे जो सज्जन मंडली है वो सुझाव दे सकते हैं कि हाउ वी कैन गो अबाउट इट। और अगर आप बोलेंगे तो ये हम ब्लूप्रिंट एक जैसे खाका प्रस्तुत कर सकते हैं इसके बारे में और महामहिम को दे भी सकते हैं। तो इसके ऊपर भी दूसरी तीसरी मीटिंग में चर्चा हो जाए तो भी अच्छा है। जी जी, बहुत जी, अच्छा, जय बहुत गुरु। अच्छा। एक सेकंड, एक मिनट में कहूंगा, किसी भी चीज को हल करने का दो अप्रोच होता है। जी, इनोवेशन एक होता है कैस्केड कि धीरे धीरे आप उसको हल कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि समस्या खत्म हो जाएगी, आज के बाद केसेस नहीं आएंगे और आप धीरे धीरे हल करके अगले साल 2 साल 4 साल 10 साल में हल कर लेंगे। समस्याएं सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रही हैं, कैस्केड की तरफ अगर आप हल भी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ खास परिवर्तन नहीं आएगा जो हम जी। चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ह्यूमन माइंड इज वेरी वेरी इनोवेटिव प्रोवाइडेड इट इज इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम ए डिफरेंट अप्रोच। दूसरा है लीफ फ्रॉग, कि हम इस तरह करें कि क्या हम अगले 5 साल 10 साल में हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 करोड़ को या 5 करोड़ जो हमारी पेंडेंसी है सॉरी उसको हम खत्म कर सकें अगले 10 साल में। मुझे लगता है कि संभव है। जी, सिस्टम में हम लोग इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना ही बंद कर चुके हैं। जो आज की व्यवस्था है सिर्फ उसी के हिसाब से हम इनोवेशन सोचते हैं कि आज एक लीगल सिस्टम है, उसी लीगल सिस्टम में क्या हम करें, कैसे हम लोगों को जा करके सीआरपीसी, आईपीसी और डिफरेंट फॉरेस्ट एक्ट से लेकर के और एक्साइज एक्ट तक सारी चीजों के बारे में लोगों को हम अवेयर करें। मुझे लगता है कि ये लकीर का फकीर वाला अप्रोच है। इनोवेटिव अप्रोच ये है कि इस व्यवस्था को ऐसा बदलें कि कोर्ट तक ये बातें जाए ही ना और ये मामला हमारे ग्राम सभा के स्तर पे हल हो। तो जो कुछ करके देखा है हम लोगों ने और जो अभी अरुण जी ने भी बताया कि जो हमारे बगल में ही सोनभद्र जिले में बनवासी सेवा आश्रम का उदाहरण है, अगर इस उदाहरण को अगर हम लीगल जामा पहना दें तो मुझे लगता है कि ये इस समस्या का एक परमानेंट निदान निकाल देगा। और ऐसे ही पहले हमारे यहाँ चलता भी आ रहा था कुछ 100 साल पहले। धन्यवाद। तो ये है कि जो राष्ट्रपति का वक्तव्य है जी, जजों के सामने और संविधान दिवस के अवसर पर है, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे एक नई चेतना पैदा हुई है। उन्होंने जो बातें उठाई उसमें उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उसमें से 2 बातें समझता हूँ। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जो लोग ईश्वर तुल्य माने जाते थे, क्या वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं? ये प्रश्न उन्होंने उठाया और सामने जज थे तो जजों पर छोड़ दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही बात अगर हम में से कोई कहता तो उसको घिसा पिटा मान लिया जाता और ये कहा जाता कि ये तो चलता है। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा, इसलिए ये चर्चा पूरे देश में हो रही है और बहुत सही बात उन्होंने कही है। अनेक अनुभव हैं। अभी जो मुझसे पहले बोल रहे थे उन्होंने सोनभद्र के बनवासी सेवा आश्रम की बात कही, तो मैं आपको बताऊं कि प्रेम भाई ने बहुत पहले जब 18-20 साल तक उत्तर प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्रियों से, मुख्य सचिवों से
आश्वासन पाने के बावजूद वो थक गए, तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा पीएन भगवती को, और पीएन भगवती ने उस पोस्ट कार्ड के आधार पर उसे पीआईएल में कन्वर्ट किया, और उस पीआईएल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वो भारत की पहली पीआईएल थी, जिस पर उन्होंने जो फैसला दिया उससे वहाँ जो जनजाति के लोग हैं उनको पट्टा मिलने की सुविधा हो गई। जिस जमीन पर वो रहते थे, जिस जमीन पर उनका मकान था, वहाँ उनको वो अधिकार मिला, जिसके लिए 2-2.5 दशकों से लड़ाई चल रही थी। उसी तरह से तो ये तो पुराना हुआ, उसके बावजूद ये समस्या बनी हुई है। तो समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो मुकदमे हैं, जेल में जो कैदी हैं उनकी 4 कैटेगरी प्रभु जी ने बताई, बिल्कुल सही बताई। जेल से बाहर जो अदालतों में मुकदमे हैं, अगर उन मुकदमों का कोई क्लासिफिकेशन करे, उन मुकदमों का वर्गीकरण करे, तो वो हम पाएंगे कि अगर 100 मुकदमे हैं तो उसमें से 70-80 मुकदमे सरकार खुद लड़ रही है, बड़े बड़े मुकदमे। और कोई अगर रिसर्च करे और पाए कि उन मुकदमों में सरकार का पैसा कितना जा रहा है, तो बहुत ही मुझे लगता है कि इस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि सरकार इतने मुकदमे क्यों लड़ रही है, उस पर खर्च क्यों किया जा रहा है, और हम जिन मुकदमों से चिंतित हैं वे उस तरह के नहीं हैं जो सरकार लड़ रही है। लेकिन जो न्याय व्यवस्था है आज, उस न्याय व्यवस्था के में रहते हुए न तो मुकदमे कम होंगे और न ही लोगों की तकलीफ कम होगी। तो इसलिए कोई समानांतर व्यवस्था की जानी चाहिए। और मेरे एक मित्र हैं गोविंद गोयल, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम शुरू से लेकर अब तक के फैसलों को का डॉक्यूमेंटेशन भी किया है, उनकी किताबें बनी हैं। उनकी पहल पर कोरोना काल से पहले हम लोगों ने एनसीआर में एक कोशिश शुरू की थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जस्टिस, चीफ जस्टिस भी शामिल हुए थे। एक ट्रस्ट भी बना था, और उस ट्रस्ट का मकसद ये था कि जो मुकदमे होते हैं वो मुकदमे न हो, मोहल्ले में, आवासीय क्षेत्रों में बैठ करके और अपने मामले सुलझा लें। जगह जगह उसकी फरीदाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली में इस तरह की लगातार बैठकें भी चल रही थी, और कई अच्छे परिणाम भी आए, लोग सहयोग भी कर रहे थे। एक नई तरह की उम्मीद कम से कम एनसीआर में पैदा हुई थी। हालांकि कोरोना के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये मैं ऐसा समझता हूँ कि नागरिक के स्तर पर ये प्रयास अगर होता है कि जो विवाद हैं वे अदालत में जाएं ही नहीं। जैसे चंद्रशेखर प्राण जी भी अपने गांव के आसपास में बहुत पहले उन्होंने इस तरह की कोशिश की थी। कितनी सफलता मिली ये अलग बात है, और सफलता से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी नज़र में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कैसे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जी के बोलने के बाद फिर से हमारे मन पर एक बात बैठी है कि हम लोगों को इन समस्याओं को हल करने की
अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। जज वगैरह और जुडिशियरी और जुडिशियल सिस्टम से आप अभी कोई उम्मीद करें ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। उसका कारण यह है कि सारे तंत्र बना हुआ है, चाहे वो लॉ कमीशन हो, उसकी सिफारिशें हों, या अभी जो कुछ चल रहा है उसमें बहाने ये बनाए जाते हैं कि जजों की पद खाली हैं, इसलिए मुकदमे जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। सच्चाई यह नहीं है। जजों के सारे पद भर भी दिए जाए तब भी मुकदमे कम नहीं होंगे। और ये दरअसल पॉलिटिकल और मोरल कॉन्शसनेस का प्रश्न है, मैं ऐसा समझता हूँ। मैंने जेलों को खूब देखा, पटना के बांकीपुर जेल को देखा है बहुत ढंग से, क्योंकि मैं मीसाबंदी था वहाँ। तिहाड़ जेल को देखा है, और तिहाड़ जेल के बारे में मैं मालूम भी करता रहता हूँ, खास करके दिल्ली में होने के कारण। और मैं आपको कह सकता हूँ कि जब 5वें 6ठे दशक में, और कहना चाहिए कि 7वें दशक तक जब राजनीतिक आंदोलन होते थे, तो जेलों में अपने आप कुछ सुधार हो जाता था, क्योंकि राजनीतिक कैदी जेलों में जाते थे और जो अपराधी बंदी होते थे या अपराधों में बंद जो लोग होते थे, उनको उनसे उनकी बात होती थी। बात होने से उनकी समस्याएं समझ में आती थी। वहीं बैठे बैठे उनकी वो दरखास्त भी बनाते थे और बहुत लोगों को छुड़वाते भी थे। मैं जब बांकीपुर जेल में था तो आनंद मार्ग के 16, 17, 18 साल की उम्र से लेकर के 20-25 साल की उम्र के सैकड़ों लड़के बांकीपुर जेल में थे। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि बांकीपुर जेल जो है वो आज टूट गई है। अब नई जेल लालू प्रसाद ने बनवाई उस अपने जमाने में, लेकिन बांकीपुर जेल वो जेल थी जिसमें राजेंद्र बाबू भी कैदी हुआ करते थे जब आजादी की लड़ाई चलती थी। बिल्कुल पटना स्टेशन के ठीक सामने बांकीपुर जेल थी। मैं ये कहूंगा कि जो जेलों में कैदी हैं जिनकी उस प्रभु प्रसन्न ने 4 कैटेगरी बनाई है, वो 4 कैटेगरी इसलिए है क्योंकि अब जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं उसके का कोई व्यक्ति जेल नहीं जाता। थोड़ी देर प्रदर्शन करते हैं और थाने जाकर के, या प्रदर्शन के बाद ही थोड़ी देर 1 घंटे 2 घंटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस डिटेन करती है, उसके बाद छोड़ देती। तो राजनीतिक प्रक्रिया और अपराधियों का प्रशिक्षण, यानी अपराधियों को नैतिक प्रशिक्षण या अपराध के आरोप में जो बंद हैं उनको नैतिक शिक्षा, ये दोनों का एक आदान प्रदान जब होता रहा है तब कैदी कम होते थे। आज कैदी चाहे वो अपराध छोटे अपराध में हो, बड़े अपराध में हो, उनकी बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि पूरी की पूरी समाज और राज्य व्यवस्था एक उपभोक्ता संस्कृति के दबाव में। आज के अखबार अगर आप देखिए, चैनल अगर आप उठा करके देखिए, तो अपराध की खबरें इतनी उसमें छाई रहती हैं। आज का ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज पर अगर 12 खबर है
तो उसमें से 10 खबरें ऐसे जघन्य अपराध की हैं जिनको पढ़ने के बाद मन मायूस हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जी ने जो बात उठाई है वह आत्मचिंतन की भी है, सुधार की भी है, और राज्य व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए इस तरफ भी है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, बड़ी पीड़ा से कहा, जजों पर छोड़ दिया। जज तो सामने थे इसलिए जजों पर छोड़ दिया। वास्तव में उन्होंने हम सब पर जिम्मेदारी डाली कि हम सोचें इस बारे में, और जब सोचेंगे तो शायद इसका हल भी निकल सकेगा। मैं चंद्रशेखर प्राण जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये पहल की, और ये पहल अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम लोग कुछ करें या ना करें इसके बारे में सोच रहे हैं, मैं तो इसको ही बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। मिलजुल करके हम लोग कुछ सोचेंगे तो रास्ता भी निकलेगा। मेरी बात पूरी हो गई। चर्चा रही, शुरू हुई पहली चर्चा के हिसाब से हमें इसको एक डिजाइन थिंकिंग, जैसे हम बोलते हैं, डिजाइन की तरह से देखना पड़ेगा। जो सिद्धार्थ जी ने बोला कि इसको हम कैसे एक इनोवेशन की तरह से देखें। मतलब अभी तो एक तरीका है कि जो करंट सिस्टम्स हैं उनको हम करंट सिस्टम की तरह से देखते हैं कि उनको कैसे रिजॉल्व करें। दूसरी दिशा है कि अगर हम उसको नए डिजाइन की तरह से देखें। तो अभी तो हमें एक इस चर्चा के बाद थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि कार्टोग्राफिक व्यू चाहिए कि जो जो हमने आज डिस्कस किया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी लिंकेज कर सकते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी है, लीगल इंटर्न्स हैं कॉलेज के, यूटीपी C1 to C4 जो चारों कैटेगरी में जो यूटीपी आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसका एक खांचा बनाना पड़ेगा। उस खांचे में फ्रेमवर्क में हमें देखना होगा कि अभी कितने स्टेट में कितने यूटीपी हैं, कितने स्टेट में वाइज क्या क्या डाटा है। तो एक तो हमें डाटा कलेक्ट करना होगा जिससे हमें पूरा एक फ्रेमवर्क बना के उसके अंदर डाटा इकट्ठा हो, तो पता चले कि कहाँ कहाँ पे अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें देखना होगा कि इनोवेशन क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ आइडियाज दिए प्रभु जी ने, अब ऐसे आइडिया और भी हो सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस बारे में सोच सकती हैं। आज की तारीख में क्या है कि इस बारे में हम सोचते नहीं है। कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारी प्रिजनर्स के बारे में कोई नहीं सोचती। आई थिंक कोई फिलैंथ्रोपिक मनी जो है वो जेलों में नहीं जाता। फिलैंथ्रोपिक मनी हमारा सब जगह जाता है, बट सोशल जस्टिस के लिए कोई आई डोंट नो कोई एक स्ट्रक्चर अप्रोच है जहाँ पे फिलैंथ्रोपिक मनी जाता है। आई डोंट नो वैसे CSR फंड्स में से कोई अलाउड भी है नहीं है इसमें जेलों के उसमें उसका डेवलपमेंट हो। तो इसमें हमें अगले 3-4 हफ्तों में अगर हम डाटा इकट्ठा कर पाए और एक छोटी प्रभु जी का जो इनिशिएटिव है और विजय लक्ष्मी जी का जो इनिशिएटिव है उसमें जो डाटा है उसको अगर हम कनेक्ट करें तो उसके बाद थोड़ा स्ट्रक्चर्ड टीम बनानी पड़ेगी बाद में। तो अभी तो नहीं का अभिवादन। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं जो वर्क कर रहा हूँ उसके बारे में मैं 2 ही मिनट में बात करूंगा, और वो लगभग वही है। ह्यूमन राइट कमीशन का जो UDHR था उसके 2 कन्वेंशन हुए थे, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट। तो हमने जो ग्राम सभा है इसको हमने इस 4 भागों में बांटा था। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट को एक भाग दिया, और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट को हमने कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिया जो न्याय की व्यवस्था करेगी। अब इसको क्या है कि ग्राम सभा के साथ में अटैच का जो भाग है वहां प्रॉब्लम ये है कि वहां राजनीति का एक झमेला है। इसलिए हमने इनको 25-25 आज में 21+4 मार के होंगे, 21 गांव के होंगे, और उस व्यवस्था को हमने पिछले साल भर से काफी गांवों के अंदर इस तरह की व्यवस्था की है। लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। हम उसको इंस्टीट्यूट नहीं कह सकते क्योंकि या तो हम 2008 के एक्ट के तहत उनको अटैच करें के विलेज उनमें, या हम जो प्रोफेशनल लॉयर हैं वो इनको मिसगाइड करते रहते, उनके अंदर डालने के पीछे था कि भाई राजनीति का कुछ जमेला कम होगा। इसी बात को लेकर के हमने ह्यूमन राइट के जो स्टेप है, कन्वेंशन है,
सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट, वो ग्राम सभा का रूप आपके परमानेंट एक हूँ जो चर्चा हुई, उस चर्चा में जैसे अभी अरुण जी ने तो काफी कुछ उसको समेटा था अपनी बातचीत में अभी लास्ट में, लेकिन दो तरह के आई। एक तरफ तो आई कि गांव में गांव के स्तर पर कैसे विवादों का अधिक से अधिक हल हो सके, वो अनौपचारिक रूप से जिस तरह से बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारी चीजें हो रही हैं वो हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो एक एक्ट के आधार पर, जो न्याय पंचायत एक्ट या ग्राम कचहरी एक्ट, इस तरह के जो एक्ट हैं, इनको अगर आगे लाया जाए और इनको फिर से एक बार जीवंत किया जाए तो शायद बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। तो एक वो रास्ता निकलता है जहां पर कोशिश करने की आवश्यकता है, ये निकल कर आया उसके लिए। दूसरी तरफ जो जेलों में बंद हैं जिनके लिए बातचीत आई, और विशेषकर प्रसन्ना जी ने उनको जो 4 कैटेगरी में बांटा कि वो 4 तरह के हैं, तो उनके लिए जिस तरह के सुझाव उनको आए और जिस तरह का वो प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो छात्रों के साथ कर रहे हों या जो अभी-अभी बिल्कुल लॉ की डिग्री लेकर निकले हुए लोग हैं जिन्होंने अपना एक तरह से उन्होंने इंटर्न शुरू किया है कहीं पर, उनको लेकर के, और जो फिर इस पेशे में लगे हुए लोग हैं उनके साथ मिल करके जो इस तरह का। और जैसे कि अभी एक सुझाव आया उनकी, पूरे देश में अगर इसका एक सर्वे कराया जा सके कुछ जगहों पर प्रयोग के तौर पर, और विजय लक्ष्मी जी विशेष रूप से इस तरफ जोर दे रही थी कि वो इस दिशा में वो बहुत सक्रिय रूप से चाहती हैं कि वो काम करें। कई चीजें जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, ह्यूमन राइट कमीशन है, और फिर ग्राम सभा या पंचायती राज सिस्टम विलेजेस में विशेष करके, इन सबको कैसे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके और इस दिशा में जो चिंतना महामहिम की है उसकी लाइन पे आगे बढ़ा जा सके। सामाजिक जागरूकता और सामाजिक स्वीकृति जैसी चीजों पे आई, रिफॉर्म की बात आई, लीगल अवेयरनेस की बात आई। तो सभी ये नागरिक के स्तर पर ये सारे प्रयास कैसे हो सकते हैं, और विशेष करके संविधान के बारे में जो अवेयरनेस की आवश्यकता है उसको इसके साथ जोड़ करके। तो ये इतने सारे इशू एक साथ निकल करके आ रहे हैं और इनको लेकर के चीजें आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप फिलहाल बना हुआ है, उसमें से अभी कई लोग हैं जो यहाँ शामिल हैं और उस ग्रुप में नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो जो लोग नहीं शामिल हैं उनको शामिल कर दिया, आज शामिल हो जाएंगे वो। हम एक संवाद बहुत ही स्वस्थ तरीके से उस व्हाट्सएप ग्रुप में शुरू कर सकते हैं जहाँ से चीजें निकलना शुरू करेंगी, और फिर जल्दी ही उसी में तय करके अगली बैठक की जाती है। और इसको धीरे धीरे जैसे कह रहे हैं कि एक बाकायदा बहुत व्यवस्थित तरह से पूरे कार्यक्रम की एक डिजाइन बना करके इस चीज को आगे ले चला जाए और इसके इस दिशा में एक पहल की जाए। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर के आज की चर्चा में यही निकला है, और इस चर्चा के साथ बहुत कुछ संभावनाएं बन रही हैं, और जिस तरह से अ, सारे लोगों का जुड़ाव बना है और एक तरह से सब उस चिंता में शामिल हुए हैं, तो निश्चित रूप से आगे कोई एक सही तरीके का प्रयास हो सकता है और उस प्रयास की दिशा में एक नई शुरुआत हो सकती है। और नए हाँ आइडियाज जो हैं, अभी तो हमें पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं इसे इस दिशा में। जी उनका जी। उनका भी अगर, जैसे उन्होंने गोविंद गोयल का नाम बोला, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हम्म हैं, उन्होंने कुछ किया था। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हम्म हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, हमें उसका पता भी नहीं है। तो उनको जोड़ना होगा हम्म। हमें इस मिशन में। जी 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 जी। तो जिसको भी जिसको जितना पता है वो उस ग्रुप में डाल दे तो अच्छा रहेगा कि कौन हम्म। कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर तरीके से, हमारे ब्लाइंड बहुत स्पॉट निकलेंगे। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत अच्छा मतलब अच्छी शुरुआत हुई है। सभी को इसके लिए बधाई, सभी को साधुवाद। एक बार फिर सबके प्रति हार्दिक आभार। धन्यवाद।